राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक, एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की कक्षा लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हम जो सीरीज चला रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक सीरीज चल रही है, जिसकी शुरुआत हमने की है पॉलिटिकल थिंकर से। तो अभी तक हम 10 पॉलिटिकल थिंकर्स को पूरा कर चुके हैं। अगर आप उनके वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से पिछले जो वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम ये जान चुके हैं अब तक कि उसे वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है और उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस कक्षा में भी कार्ल मार्क्स पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण विचारक है और पॉलिटिकल साइंस का शायद ही कोई ऐसा पेपर हुआ हो किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें कार्ल मार्क्स को ना पूछा गया हो। किसी ना किसी रूप में ये ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। और मार्क्स ने इतनी थ्योरियाँ दी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं कि कहीं ना कहीं उसे ज़रूर पूछा जाता है। और चूँकि इसकी विचारधारा भी बिल्कुल अलग है, इसके विचार सबसे हटके हैं, तो अक्सर इंटरव्यू में भी मार्क्स को लेके चर्चा होती है। तो कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण विचारक है, इसलिए इसे विस्तार से जानना समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में, जिसे उसने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया था। मार्क्स का विचार ये है कि जब कोई फैक्ट्री शुरू होती है तो उसमें एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग होता है। फैक्ट्री को लगाने का काम, उसे चलाने का काम करता है पूंजीपति वर्ग, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो वही करेगा। और जो उसमें मेहनत का काम करता है वो करता है मजदूर वर्ग। अब मान लीजिए उस फैक्ट्री में कोई वस्तु बनती है, तो उस वस्तु को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, मालिक का या मजदूर का? इसी बात को लेकर विवाद होता है। मार्क्स ने कहा कि उसमें श्रमिकों का, मजदूरों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, मालिक का उतना नहीं होता। खैर, उस पर बाद में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि अतिरिक्त मूल्य क्या था। मार्क्स ने ये बताया कि जब किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उस पर कुछ लागत आती है, लेकिन बाजार में वो वस्तु उस लागत से बहुत ऊंचे स्तर पर बेची जाती है। तो ये जो बीच का अंतर होता है, इसे बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। जैसे प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार निर्धारित होता है, परंतु यह वस्तु बाजार में बहुत ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसे बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक साड़ी बनती है। एक साड़ी को बनाने में मजदूर को मिलते हैं 6 रुपए। ठीक। अब उस साड़ी को बनाने में कुछ सामग्री भी खर्च होगी, कहीं से कपड़ा आएगा, कहीं से धागा आएगा, कहीं से बिजली लगेगी, कहीं से कुछ। उस सामग्री को खर्च करने में 8 रुपए खर्च हुए। तो इस तरह से वो साड़ी बनाने में 6 और 8, 14 रुपए खर्च हुए। ठीक। लेकिन वो साड़ी बाजार में बेची जाती है 30 रुपए में। अब देखिए, साड़ी को बनाने की जो लागत आई, कुल लागत वो 14 रुपए है, लेकिन बाजार में वो बिक रही है 30 रुपए में, यानी कि अपनी कीमत से दुगने से भी कुछ अधिक से। तो ये जो 16 रुपए का फायदा हो रहा है पूंजीपति वर्ग को, इसे मार्क्स कहता है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर की मेहनत से प्राप्त करता है
और जिसके एवज में वो मजदूर को कुछ नहीं देता है। तो ये था मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मार्क्स के इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। पहली आलोचना उसकी इस तर्क के आधार पर की जाती है कि किसी भी वस्तु को बनाने में केवल श्रम ही एक कारक नहीं है। कोई भी वस्तु किसी भी फैक्ट्री में बन रही हो, उसे बनाने में बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे भूमि एक कारक है। कोई भी जब मालिक होगा, फैक्ट्री लगाएगा, उसे सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होगी। फिर वो फैक्ट्री बनाएगा अपनी, फिर उसमें मशीनें लगाएगा, फिर बिजली पानी की व्यवस्था करेगा, फिर कुछ उसे लाइसेंस लेने होंगे, कुछ मंजूरी लेनी होगी, है ना? तो ये सारे कारक जुड़ जाते हैं। मार्क्स ने इन्हें नहीं गिना, मार्क्स ने केवल श्रम को गिना। तो पहली आलोचना मार्क्स की इसी आधार पर होती है। दूसरा, पूंजीपति के अन्य खर्चों का उल्लेख नहीं करता मार्क्स। जैसे पूंजीपति केवल मजदूर को सैलरी ही नहीं देता, वो मजदूर को बोनस भी देता है, उसे चिकित्सा भत्ते भी देते हैं, और उसके बीमे की भी व्यवस्था होती है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, मार्क्स ने इनको नहीं गिना, जो पूंजीपति मजदूरों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करते हैं। तो इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना होती है। अगला है, सिद्धांत जो है मार्क्स का वो अस्पष्ट है। मतलब मार्क्स ये कहता है कि जो भी वस्तु बन रही है वो श्रम के कारण ही बन रही है। किसी भी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या दुगनी कर दीजिए तो उसका उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है ऐसा। एक नियम है जो प्रशासन और प्रबंधन में पढ़ाया जाता है, वो नियम है पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम ये कहता है कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जहाँ तक उत्पादकता उच्च स्तर पे हो। यदि हम उससे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादकता बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। क्योंकि मानवीय स्वभाव है, जब बहुत ज़्यादा आदमी किसी एक काम को करते हैं तो कोई काम नहीं करता, सब बैठ जाते हैं। तो ये पार्किंसन का नियम है। अब मार्क्स ये कह रहा है कि जब मजदूर दुगने कर दिए जाएंगे तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा और फिर पूंजीपति का मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये पार्किंसन का नियम है। तो इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना होती है। अगला, मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को महत्व दिया है। मतलब मजदूर जो मेहनत कर रहा है उसे तो गिन रहा है, लेकिन जो मानसिक श्रम कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए दिमाग की भी तो ज़रूरत होती है। कुछ सुपरवाइज़र होते हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, कुछ उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो दिमाग का काम करने भी वाले बहुत लोग होते हैं, कुछ कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो मार्क्स उन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता, वो केवल शारीरिक श्रम पे ध्यान देता है। तो इस कारण भी मार्क्स की आलोचना होती है। अगला, मार्क्स का जो सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो आर्थिक सिद्धांत कम एक प्रचारात्मक सिद्धांत अधिक था। मतलब मार्क्स ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की कि जो पूंजीपति वर्ग होता है, जो साधन संपन्न वर्ग होता है, वो हमेशा ही निम्न वर्ग का शोषण करता है। जबकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होती है। कुछ फैक्ट्रियों में माना जा सकता है कि कुछ शोषण होता हो, लेकिन वर्तमान समय में या इससे पहले के समय में भी सरकारें इतनी सजग हैं कि उन्होंने फैक्ट्रियों के लिए नियम कानून बना रखे हैं कि आपको अपने मजदूरों को ये सुविधाएं देनी ही होंगी। सरकार अलग उनके स्वास्थ्य के लिए, बीमा के लिए योजनाएं चलाती है। तो मार्क्स ने जो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, उसकी आलोचना निम्नलिखित तर्कों के आधार पर होती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब इसी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से मार्क्स का एक वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निकला था। मतलब मार्क्स ने ये बताया कि ये जो अतिरिक्त मूल्य की व्यवस्था है, देखिए सच्चाई इस बात में भी है, मैं ये नकार नहीं रहा हूँ कि पूंजीपति को लाभ नहीं होता है। भाई पूंजीपति को सबसे बड़ा लाभ होता है, ये हकीकत है। लेकिन कोई लाखों करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री चला रहा है, लगा रहा है, तो वो इस उम्मीद से ही लगा रहा है कि उसे लाभ होगा, है ना?
लेकिन ये लाभ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की जो मूलभूत आवश्यकताएं, खासतौर से मजदूर या श्रमिक वर्ग की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी ना हो और उसे अमानवीय दशाओं में काम करना पड़े, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया वो ज़्यादा लाभ भी कमाएगा, लेकिन जो अप्रशिक्षित श्रमिक है उसे उसके ज्ञान, योग्यता और कौशल के हिसाब से जो मिल रहा है वो एक उचित और सम्मानजनक जो कीमत है वो मिलनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य की। उसने ये बताया कि इस तरह से अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के पास इकट्ठा होता रहता है और ये स्थितियां दशकों तक, शताब्दियों तक चली। तो इसके कारण क्या हुआ, समाज में दो वर्गों का निर्माण हो गया। कौन से दो वर्ग? एक तरफ पूंजीपति वर्ग, दूसरी तरफ निम्न या श्रमिक वर्ग, जिसे मजदूर वर्ग भी कहा जाता है। तो यहीं से उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निकलता है। अपने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स कहता है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब मार्क्स ये कहता है कि आप इतिहास में कहीं भी चले जाइए, कितना भी पीछे चले जाइए, आपको वहां दो वर्ग मिलेंगे। चाहे वो पहले सामंत हुआ करते थे और उनके श्रमिक हुआ करते थे, चाहे वो उसके जमींदार हों, चाहे उसके नीचे काम करने वाले निम्न श्रेणी के किसान हों, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हों या उनके नीचे काम करने वाले श्रमिक हों। तो इस तरह से हमेशा से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं और इन दोनों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों की एक दूसरे से प्रतिकूल रूप से जुड़ी हुई हैं। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। भाई पूंजीपति को मजदूर की भी जरूरत है और मजदूर को पूंजीपति की भी जरूरत है, दोनों चीजें इंटरलिंक हो गई। ठीक, अब दोनों के हित आपस में टकराते हैं। कैसे? मान लीजिए पूंजीपति हमेशा ही चाहता है कि जो वो कीमत अदा कर रहा है मजदूर को, श्रमिक को, वो उसे कम से कम अदा करनी पड़े। क्यों? जब वो कम से कम कीमत इसे देगा तभी तो उसके पास लाभ बचेगा। वो अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। ठीक, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग ये सोचता है कि वो जितना काम कर रहा है इसकी उसे अधिक से अधिक कीमत मिले, तभी उसका फायदा होगा, है ना? तो ये संघर्ष हमेशा से इन दोनों के बीच रहा है और यही बताया है मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कि समाज में हमेशा से दो वर्ग होते हैं और इनके बीच संघर्ष होता है। अब मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर होती है? मार्क्स ये कहता है कि समाज में केवल संघर्ष होता है, जबकि आलोचक ये कहते हैं या हमें ये देखने को मिलता है कि समाज में हमेशा संघर्ष नहीं होता, उसमें सहयोग भी होता है। ये जो समाज है वो सहयोग के कारण ही चल रहा है। ये दुनिया जितनी भी आगे बढ़ रही है, हर देश विकास कर रहा है, संघर्ष के कारण नहीं कर रहा है, ये सहयोग के कारण हो रहा है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब है कि मनुष्य हर तरफ से सामाजिक रिश्तों से, नातों से, परिवार से, इन सब से घिरा हुआ है। वो स्वतंत्र रूप से, एकांत रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता और उनके बीच सहयोग होता है, इसलिए मनुष्य विकास करता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं अपना उदाहरण दूं, मुझे सुबह उठते ही अखबार वाले की ज़रूरत है, दूध वाले की ज़रूरत है, सफाई वाले की ज़रूरत है, मैं कहीं बैंक में काम जा रहा हूँ तो बैंक के कर्मचारियों की ज़रूरत है, बीमार हो जा रहा हूँ तो अस्पताल की ज़रूरत है ना? पढ़ रहा हूँ तो शिक्षा की ज़रूरत है, अध्यापकों की ज़रूरत है। तो हर व्यक्ति को हर जगह पे सहयोग की ज़रूरत है और इस सहयोग के कारण ही ये दुनिया चल रही है। ठीक, सारे देश आजकल आपस में जुड़े हुए हैं, हर देश एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। तो दुनिया जो चल रही है सहयोग के कारण चल रही है, संघर्ष से नहीं चल रही है। तो पहली आलोचना मार्क्स की इसलिए होती है कि उसने संघर्ष को प्रमुखता दी, सहयोग को नहीं। दूसरा, उसने बताया कि समाज में केवल दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब होता है। जबकि हमेशा ऐसा नहीं है। समाज में बहुत वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है तो एक मध्यम वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। इसके अलावा
पढ़ा लिखा वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्रशासक होते हैं, प्रबंधक होते हैं। तो ये सारे वर्ग होते हैं और ये सारे ही वर्ग मिलके किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे ले जाते हैं। हमेशा समाज में दो वर्ग नहीं होते। अगली आलोचना मार्क्स की जाती है कि उसने कहा कि ये जो वर्ग संघर्ष है, इस वर्ग संघर्ष के कारण ही क्रांति होगी और क्रांति के माध्यम से जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग का अंत कर देगा और खुद शासक बन जाएगा। इस तरह से इस वर्ग संघर्ष का अंत होगा, ये मार्क्स ने बताया। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो श्रमिक वर्ग ने नहीं की हैं, मजदूर वर्ग ने नहीं की हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग के कारण होती हैं। क्रांतियां केवल ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके आ गए और मारा पीटी की और क्रांति हो गई, ऐसा नहीं है। क्रांति एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से संपन्न की जाती हैं। और ये जो इसमें स्ट्रेटेजी आती है, रणनीतियां इसमें शामिल होती हैं, वो मध्यम वर्ग का दिमाग उसमें काम कर रहा होता है, बुद्धिजीवी वर्ग उसमें शामिल होता है, विवेक से काम लेने वाले जो विचारक होते हैं वो उसमें काम कर रहे होते हैं। भारत में अन्ना हजारे एक क्रांति लेके आए, एक मौन क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति। तो उनके पास बुद्धि थी, विवेक था, इसीलिए तो वो लेके आए। तो किसी भी क्रांति को संपन्न करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, केवल ताकत से क्रांतियां नहीं होती। इस कारण भी मार्क्स की आलोचना होती है। अगला, मार्क्स ने कहा कि ये जो वर्ग की भावना होती है ये सबसे ज्यादा प्रबल होती है। वर्ग की भावना मतलब उसने बताया दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक श्रमिक। अब आधे लोग पूंजीपतियों के साथ होंगे, आधे लोग श्रमिकों के साथ होंगे, तो ये दो वर्ग होंगे। अब जब वर्ग के जो लोग होंगे उनके हित एक से हैं तो वो एकजुट होकर काम करेंगे। जो वर्ग के कारण एकजुट होकर काम करते हैं उसे बोलेंगे वर्गीयता की भावना। उसने कहा कि ये जो वर्गीयता की भावना होती है ये पूर्ण प्रबल होती है, सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होती है और इसी के कारण क्रांति होगी। जबकि ऐसा नहीं है। वर्गीयता से प्रबल जो भावना होती है वो राष्ट्रीयता की होती है। मतलब जैसे हम अक्सर देखते हैं कि भारत या पाकिस्तान में अगर लड़ाई हो जाए तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। सब लोग भूल जाते हैं कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस श्रमिक है या क्या है। सारे लोग उस समय भारतीय हो जाते हैं। तो ऐसा ही इतिहास में हमेशा देखने को मिला है। किसी भी देश की जब दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है तो राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है और सब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। तो इस कारण भी मार्क्स की आलोचना होती है। अगला, इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स ने कहा कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो वर्ग संघर्ष के कारण हुए हैं और आगे भी जितने युद्ध होंगे वो वर्ग संघर्ष के कारण ही होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं अब तक। क्या वो वर्ग संघर्ष के कारण हुए हैं? नहीं। अरब इसराइल के बीच, इसराइल फिलिस्तीन के बीच अक्सर युद्ध होते रहते हैं। क्या वो वर्ग संघर्ष का कारण है? नहीं। वो उनका आपसी सीमा विवाद है। इसी तरह के दुनिया के अगर आप तमाम संघर्ष क्षेत्रों को देखेंगे और उन पर गौर करेंगे, उन्हें जानेंगे, तब आप ये पाएंगे कि शायद ही कोई संघर्ष वर्ग संघर्ष के कारण चल रहा हो। सबके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग वजहों से संघर्ष होते हैं और कारण भी उनके पीछे अलग होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना आज मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को, उसकी आलोचना को, उसके बाद उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और उसकी आलोचना। अभी भी मार्क्स पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा भी मार्क्स के कुछ और सिद्धांत हैं जिन्हें अगली कक्षा में पूरा किया जाएगा। यदि आप मेरे द्वारा बनाए हुए पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इसी तरह के अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।